दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर चाइनीज मूवी लेकर आया हूँ और इसके क्लाइमेक्स को आप एक नहीं 10-10 बार देखना पसंद करेंगे। मूवी शुरू से ही एक अलग लेवल का सस्पेंस बनाए रखती है, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वैसे ही ये स्टोरी और पेचीदा हो जाती है। ये मूवी साल 2022 में रिलीज हुई थी, जिसे आप फिलहाल नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। लेकिन अभी एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही हाइप बटन का यूज करके हमें सपोर्ट भी कर देना। अब मूवी की शुरुआत में हमें बारलांडा आइलैंड का पुलिस स्टेशन दिखाई देता है, जो थाईलैंड के आसपास का रीजन है। हम देखते हैं कि इस स्टेशन में हेलिक्स नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मुजिंग की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए फ्रस्ट्रेट होकर आता है, लेकिन पुलिस उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि ये टूरिस्ट जगह है और पति पत्नी के झगड़े होना यहाँ आम बात होती है। और इसी बीच जब एलेक्स गुस्से में पुलिस को गालियां देने लगता है तो वो उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं और वहां से जाने के लिए कहते हैं। अब हमें पता चलता है कि हेलिक्स की पत्नी मुजिंग पिछले 2 हफ्तों से लापता है और कुछ ही दिनों में उसका वीजा भी खत्म होने वाला है। अब निराश होकर वो वहीं पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर क्या करे कि तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है और उससे परेशान होने की वजह पूछता है, जिसके बाद वो उसकी मदद का भी वादा करता है और उसे फिलहाल वहां से भेज देता है। यहाँ हमें इस पुलिस ऑफिसर का नाम भी पता चलता है, जो था जंग। इसके बाद हेलिक्स वापस अपने होटल पहुंचकर अपनी पत्नी की आखिरी फोटो देखते हुए शराब के नशे में सो जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह जब वो उठता है तो बिस्तर पर अपने पास एक अनजान लड़की को सोता हुआ पाता है। उसे देखकर वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और घबराहट में उस लड़की को अपने बिस्तर से उठा देता है। अब वो लड़की माफी मांगते हुए कहती है कि मैं बिना बताए 2 हफ्ते गायब रही, पर हेलिक्स उससे कहता है कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, और मेरी बीवी मुजिंग कहाँ है। लेकिन इस पर वो लड़की उसकी बीवी होने का दावा करती है और कहती है कि वही हेलिक्स की पत्नी मुजिंग है, पर फिर भी हेलिक्स गुस्से में साफ इनकार करता है कि वो उसकी पत्नी नहीं है। फिर थोड़ी देर बहस होने के बाद वो लड़की अपने मोबाइल में हेलिक्स और अपनी पुरानी फोटो दिखाती है, जिसे देखकर हेलिक्स हैरान रह जाता है, लेकिन इतने पर भी वो ये बात मानने को तैयार नहीं होता। फिर बात को बढ़ता हुआ देखकर आखिर में इंस्पेक्टर जंग को बुलाया जाता है, वही पुलिस वाला जिसने उसकी मदद करने का वादा किया था। इसके बाद उन दोनों के पासपोर्ट्स चेक किए जाते हैं, जो कि सेम ही निकलते हैं। फिर जंग उस लड़की से पूछता है कि अगर तुम इसकी बीवी हो तो पिछले 15 दिनों से तुम कहाँ थी। तो मुजिंग कहती है कि मैं जानबूझकर चली गई थी ताकि हेलिक्स को सबक सिखा सकूं। वो मुझ पर ध्यान नहीं देता था और मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था, और जिस वजह से मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी। लेकिन हेलिक्स इतने में कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ये मेरी बीवी मुजिंग है ही नहीं। इसके बाद हेलिक्स मुजिंग से कुछ पर्सनल सवाल पूछता है कि हमारी शादी कब हुई थी और यहाँ हम क्यों आए हैं। तो खुद को मुजिंग बताने वाली लड़की उससे कहती है कि उनकी शादी 1 साल पहले हुई थी और अब वो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने इस आइलैंड पर आए थे। फिर वो पूछता है हमारी मुलाकात कहाँ हुई। तो मुजिंग जवाब देती है डाइविंग सिखाते वक्त। ये सुनकर जंग भी मान जाता है कि यही मुजिंग है, हेलिक्स की असली पत्नी। फिर हेलिक्स होटल की हाउसकीपर को बुलाता है और आखिर में वो भी यही कहती है कि यही लड़की हेलिक्स की पत्नी है, जिसके साथ वो होटल में आया था। इसके बाद हेलिक्स अपने मोबाइल में सेव्ड मुजिंग की फोटोज दिखाता है, लेकिन सभी फोटो में वही लड़की होती है, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब कैसे हुआ। वो कहता है कि मेरी पत्नी के पैर में बर्थ मार्क है, और ऐसा कहकर वो जबरदस्ती उस लड़की के शरीर पर उस मार्क को देखने लगता है। लेकिन जब चेक किया जाता है तो वो बर्थ मार्क उस लड़की के पैर पर भी दिखाई देता है, जिससे हेलिक्स का दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है। पर इतना सब ड्रामा होने के बाद आखिर में पुलिस को लगता है कि ये महज मियाँ बीबी के बीच का झगड़ा है, जो थोड़ी देर में अपने आप सुलझ जाएगा, इसलिए वो इस मामले को यहीं रोकने को कहते हैं। लेकिन इतने पर भी हेलिक्स किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता और जंग से उसकी मदद करने को कहता है। पर फिर इंस्पेक्टर जंग उसे उस लड़की की इमिग्रेशन एंट्री दिखाता है और कहता है कि अगर ये लड़की धोखेबाज भी हो तो भी सरकारी कंप्यूटर का डेटा तो नहीं बदल सकती ना। इस पर अब वो उल्टा हेलिक्स पर ही शक करने लगता है कि या तो वो पुलिस को बेवकूफ बना रहा है या फिर उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसके बाद वो हेलिक्स को धमकी भी देता है कि अगर उसने ये बर्ताव बंद नहीं किया तो उसे लॉकअप में डाल दिया जाएगा। लेकिन हेलिक्स अभी भी हार नहीं मानता और सीधे फोटो स्टूडियो जाता है, जहां कुछ दिन पहले उसने मुजिंग के साथ फोटो खिंचाई थी। अब वो फोटोग्राफर उससे कहता है कि मैं अपना स्टूडियो बंद कर रहा हूं और मैंने वो सभी नेगेटिव्स फेंक दिए हैं।
इसके बाद हेलिक्स सबूत के तौर पर अपनी असली पत्नी की फोटो हासिल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। उसकी एक वजह ये भी होती है कि मुजिंग का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होता जिससे वो उसका फोटो हासिल कर सके। तभी उसे अपनी बीवी की एक सहेली की याद आती है जिसका नाम होता है मनमई। अब मनमई को मैसेज करके हेलिक्स उससे मुजिंग की कोई फोटो भेजने को कहता है, लेकिन तभी ये सब बात करते वक्त अचानक कुछ आवारा लड़के उसका वॉलेट चुरा लेते हैं, जिसके बाद हेलिक्स उनके पीछे भागने लगता है। फिर जब हेलिक्स उनका पीछा करते हुए एक गली में पहुंच जाता है तो तभी उसकी मुलाकात शाओमी नाम की लड़की से होती है, जो उसे उन लड़कों से उसका वॉलेट वापस दिलवा देती है। अब ये देखकर हेलिक्स समझ जाता है कि ये लड़की जरूर इस एरिया की कोई पावरफुल लड़की होगी या इसका परिवार यहाँ का कोई पावरफुल परिवार होगा। अब शाओमी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हेलिक्स को अपने पर्स में एक बुक स्टोर की बिल दिखाई देती है। बिल मिलते ही वो फौरन उस बुक स्टोर पर जाता है और वहाँ की ओनर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे 2 हफ्ते पहले की सीसीटीवी फुटेज दिखाए, क्योंकि उसमें कोई ऐसा सबूत है जिसकी उसे सख्त जरूरत है। लेकिन इतने में उसके सामने वही लड़की आ जाती है जो खुद को मुजिंग बता रही थी और जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। पर फिर भी वो उस लेडी से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहता है, लेकिन जब वो मना करने लगती है तो हेलिक्स इसके लिए इंस्पेक्टर जंग को फोन करता है और उसे वहाँ आने के लिए बोलता है। फिर जब जंग वहाँ आकर हेलिक्स के कहने पर वो सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है तो उसमें भी उन सभी को यही मुजिंग दिखाई देती है जो अब तक हेलिक्स की बीवी होने का दावा कर रही थी। अब ये देखकर हेलिक्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। इसके बाद जंग फिर से हेलिक्स पर गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद टेंशन में हेलिक्स मेडिसिन लेने जाता है, जबकि मुजिंग उसे रोकती है और कहती है कि डॉक्टर ने तुम्हें ये लेने से मना किया है, ये दवा मत लो। इस बीच जंग को लगता है कि जरूर ये कोई ड्रग है और फिर वो हेलिक्स को अरेस्ट करने चला जाता है, लेकिन मुजिंग बताती है कि हेलिक्स को एक दिमागी प्रॉब्लम है और लंबे समय तक पानी में नीचे डाइविंग करने से उसे ये प्रॉब्लम हुई थी, जिसके लिए उसे ये मेडिसिन दी गई थी। वो आगे कहती है कि लेकिन इस दवा के साइड इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि इसके लंबे समय तक इस्तेमाल से भूलने की बीमारी और अजीब वहम होने लगते हैं, और ऐसी हालत में हेलिक्स ने मुझ पर भी कई बार हमला किया है। ये सुनकर अब जंग उल्टा हेलिक्स से कहता है कि देखा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी इतनी केयर करती है और तुम हो कि उल्टा उस पर शक कर रहे हो। लेकिन हेलिक्स फिर भी एक ही बात दोहराता है कि मेरी पत्नी मिसिंग है और ये कोई धोखेबाज है। पर इसके बाद जंग उसे एक बार फिर से वार्निंग देकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हेलिक्स बार में शराब पी रहा होता है, जहां न्यूज में उसे वही औरत दिखती है जिसने कि उस दिन उसका वॉलेट वापस दिलाया था, यानी कि शाओमी। इसके बाद उसे उस बार टेंडर से पता चलता है कि वो इस शहर की नामचीन लॉयर है, जो सिर्फ केस नहीं लड़ती बल्कि सबूत भी ढूंढ निकालती है। अब संयोग से वो लॉयर यानी शाओमी उसी वक्त बार में मौजूद होती है, तो हेलिक्स सोचता है कि क्यों ना इसकी मदद ली जाए। इस तरह अब हेलिक्स उसके पास जाकर अपनी प्रॉब्लम को रखता है और उसकी बीवी को ढूंढने की बात करता है। लेकिन शाओमी कहती है कि खूबसूरत लड़कियों का ऐसे टूरिस्ट जगह से बिना किसी सबूत के गायब होना एकदम आम बात है। कई लोग इस पूरी प्रोसेस के पीछे काम करते हैं और इसके बाद उन लड़कियों को या तो गल्फ कंट्रीज में बेच दिया जाता है या फिर उन्हें रेड लाइट एरिया पर काम करवाया जाता है। ये सुनकर हेलिक्स बहुत निराश हो जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन शाओमी कहती है कि ऐसे काम करने वाले गुंडों से तुम पंगा नहीं ले सकते, इसलिए अपनी बीवी को भूल जाओ और मूव ऑन कर जाओ। और इस तरह से कहकर शाओमी वहां से चली जाती है। लेकिन हेलिक्स भले ही डरा हुआ था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी, इसलिए अगले दिन वो शाओमी से मिलने उसके ऑफिस चला जाता है। वहां आकर वो शाओमी को बताता है कि मेरा वीजा खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इसलिए इन्हीं 3 दिनों में हमें मेरी बीवी को ढूंढना होगा। इसके बाद शाओमी उससे कहती है कि अगर तुम सोच रहे हो कि ये किसी गैंग का काम है तो भूल जाओ, ये एक बहुत ही बड़ा सिंडिकेट है जिसमें ये लोग पहले विक्टिम की एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं और उससे जुड़ी हर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब चूंकि तुम एक पैसे वाले हो, इसलिए वो तुमसे एक एक पाई निकलवा लेंगे और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारी बीवी तुम्हें मिल ही जाए। ये सुनकर हेलिक्स चुप ही बना रहता है और कोई खास जवाब नहीं देता। उसे देखकर शाओमी पूछती है कि मुझे अपनी बीवी के बारे में बताओ, तो हेलिक्स बताता है कि वो एक बहुत ही शांत लड़की है और ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती। साथ ही उसे पेंटिंग का भी शौक है और मैं एक डाइविंग इंस्ट्रक्टर था जहां मुजिन डाइविंग सीखने आया करती थी। वो आगे बताता है कि एक दिन जब वो पूल में डूब रही थी तो मैंने उसे बचाया, जिसके बाद पहली ही नजर में हम एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। इसके बाद मैंने उसे अंडर वाटर साइन दिखाए
और फिर हमें पता चला कि हमारी पसंद एक दूसरे से मिलती थी। उसे रात को तारों से भरे आसमान को देखने का शौक था, इसलिए एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं उसे वैसा ही आसमान दिखाऊंगा, लेकिन समुद्र के नीचे जाकर, जिससे वो बहुत ही सरप्राइज्ड हुई और वही आसमान दिखाने के लिए मैं उसे इस बारालांडा आइलैंड पर लेकर आया था। वो कहता है कि हमारी मैसेजिंग शुरू हुई तब उसने मुझे मेरी ड्राइंग बनाकर भेजी थी, और एक दिन जब हम ड्राइव पर गए तो वो मुझे उस पेंटिंग के बारे में बताना चाहती थी। लेकिन तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड मनमयी का मैसेज आया कि उसने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है, और ये सुनते ही वो वहां से चली गई। असल में मनमयी थिएटर प्ले डायरेक्ट करती है और उन दोनों की दोस्ती हाई स्कूल से थी, लेकिन मैं कभी उससे नहीं मिला, ना ही मैंने उसका कोई फोटो देखा है। पर उसकी बातों से लगता था कि मनमयी मुझे पसंद नहीं करती। हालांकि व्हाट्सएप पर हम दोनों कनेक्टेड थे, लेकिन फिर भी हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। ऊपर से एक हफ्ते पहले ही मनमयी ने मुझे ब्लॉक कर दिया था। ये सुनकर शाओमी पूछती है कि आखिर मनमयी तुम्हें क्यों पसंद नहीं करती थी, तो हेलिक्स बताता है कि शायद इसीलिए क्योंकि मुजिंग एक अमीर खानदान से है और मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, इसलिए शायद उसे लगा होगा कि मैंने पैसे के लिए मुजिंग से शादी की है। इसके बाद हेलिक्स उसे मनमयी की प्रोफाइल फोटो दिखाता है, जो कि एक टैटू था। हेलिक्स बताता है कि एक दिन जब हम ड्राइव पर गए थे तो वहाँ हमारा एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट की वजह से हम एक दूसरे के और करीब आए, और उसके 3 दिन बाद ही हमने शादी कर ली। अब ये सुनकर शाओमी कहती है कि तुम बड़े अजीब आदमी हो। 1 साल शादी होने के बाद भी तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी मुजिंग की सिर्फ यही एक फोटो है, और वो भी पीछे से। ये बात कुछ अजीब नहीं है? तो हेलिक्स कहता है कि उस बहरूपिया औरत ने पता नहीं कैसे सारे फोटोज डिलीट कर दिए, और ऊपर से कुछ फोटोज में मेरी बीवी के साथ अपनी अदला बदली कर दी, जो मेरे समझ में नहीं आ रही। ये सुनकर अब शाओमी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे केस को लेने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि तुम मुझसे कोई भी चीज नहीं छुपाओगे और ना ही मुझसे झूठ बोलोगे। तो हेलिक्स इसके लिए मान जाता है। इसके बाद हेलिक्स और शाओमी उस स्टूडियो जाते हैं जहां 15 दिन पहले दोनों ने अपना फोटो निकलवाया था, लेकिन स्टूडियो ओनर से पता चलता है कि फोटो वाला कंप्यूटर उसका असिस्टेंट हैसल लेकर भाग गया। अब शाओमी कार में हेलिक्स से पूछती है कि जिस दिन मुजिंग गायब हुई, मुझे डिटेल में बताओ कि उस दिन क्या क्या हुआ था। तो हेलिक्स उसे बताता है कि उस रात शहर में कार्निवल फेस्टिवल चल रहा था, इसलिए मैंने मुजिंग को साथ ले जाकर फेस्टिवल एंजॉय करने का प्लान बनाया था, लेकिन शायद मुजिंग का मन नहीं था, इसलिए उसने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर फेस्टिवल में जाने से इनकार कर दिया। ये देखते हुए मैं उसे होटल में आराम करने को कहकर खुद उस फेस्टिवल में चला गया। इसके बाद मैंने वहाँ बहुत सारी बियर पी और धीरे धीरे इतने नशे में चला गया कि टॉयलेट में जाकर वोमिट ही करता रहा, जिस वजह से मेरी वहाँ के आदमी से हाथापाई भी हो गई। लेकिन तब तक काफी रात हो चुकी थी, इसलिए मैं जल्दी होटल की तरफ वापस आया, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि मुजिंग कमरे में नहीं है। फिर मैंने उसे इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। मैंने उसको फोन भी किया, लेकिन उसका फोन बंद था। तो मैं सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास गया और उससे मुजिंग के बारे में पूछा। उसने मुझे बताया कि सर, आपकी बीवी तो रात को ही कमरा छोड़कर चली गई थी। इसके बाद मैंने सड़क पर जाकर कार्निवल में उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद शाओमी फौरन हेलिक्स के साथ उस होटल में जाती है जहां वो ठहरे हुए थे, और वहां जाकर जब वो अलमारी में असली मुजिंग का सामान चेक करती है तो उसे वहां पर उसके पेंटिंग ब्रश भी मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो हेलिक्स से कहती है कि असल में मुजिंग ज्यादा दिन के लिए यहाँ से नहीं जाने वाली थी, क्योंकि ऐसा होता तो वो अपने साथ पेंटिंग ब्रश भी ले जाती। इसके बाद हेलिक्स उसे उस बुक स्टोर की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहां से मुजिंग ने अपने लिए एक बुक खरीदी थी। अब वो देखता है कि असल में उस क्लिप को एडिट किया गया है, यानी उसमें असली मुजिंग की जगह जो लड़की है उसने दूसरी किताब खरीदी है, जबकि हेलिक्स को अच्छी तरह से याद था कि उसकी बीवी ने कौन सी बुक खरीदी थी। ये देखकर अब शाओमी उसे समझाती है कि जिस तरह हर सबूत को बदल दिया गया है, ठीक वैसे ही तुम्हारे इस होटल का पूरा स्टाफ भी बिक चुका होगा। वहीं जहां तुमने उस रात इतनी बियर पी थी, उसमें जरूर नशे की दवा मिलाई गई होगी, जिसके बाद तुम सो गए, और इसी बीच तुम्हारे मोबाइल और लैपटॉप का पूरा डेटा चेंज किया गया होगा, जिसकी तुम्हें भनक तक नहीं लगी। और ये जो कोई भी है, उसके साथ बड़े बड़े लोग शामिल होंगे, क्योंकि सरकारी वेबसाइट को हैक करके उसमें डेटा के साथ छेड़छाड़ करने के लिए भी बहुत पैसे दिए गए होंगे। इस तरह वो आखिर में कहती है कि या तो तुम्हारी बीवी के साथ बहुत कुछ गलत हुआ होगा, या फिर उसे किडनैप करके कहीं रखा गया होगा। अब हेलिक्स और शाओमी आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ नकली मुजिंग आ जाती है, और वो हेलिक्स को रात को बीच वाले रेस्टोरेंट में आने के लिए इनवाइट करती है। यहाँ पर शाओमी हेलिक्स को मशवरा देती है कि उसे उस मुजिंग के इनवाइट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
तो इस तरह अब रात को हेलिक्स ईयरफोन लगाकर रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जबकि शाओमी कार में बैठकर उनकी बातें सुनने लगती है। फिर पहले तो हेलिक्स मुजिंग के साथ सिंपैथी का नाटक करता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो और असली मुजिंग कहाँ है, प्लीज मुझे बता दो। वो आगे कहता है कि तुम्हारा जो भी ऑफर हो मैं उसे पूरा कर दूंगा, तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो दे दूंगा, लेकिन मेरी बीवी के बारे में मुझे बता दो। लेकिन मुजिंग उसे जवाब देती है कि जैसे तुमने एक ब्रिलियंट लॉयर को हायर किया है, वैसे ही मैंने एक डॉक्टर को हायर किया है जो मेंटल हॉस्पिटल में काम करता है और अच्छे खासे आदमी को भी पागल बना सकता है। तो अगर तुम मेंटल हॉस्पिटल गए तो तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी ही हो जाएगी, और वैसे भी तुम्हें दिमागी प्रॉब्लम तो है ही। फिर मैं कुछ पैसे लेकर क्या करूंगी जब तुम्हारी प्रॉपर्टी ही मुझे मिल सकती है। ये सुनकर हेलिक्स कहता है कि मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत करो, लेकिन मुजिंग जवाब देती है कि जितना बुरा होना चाहो हो जाओ, क्योंकि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बस तुमसे सब कुछ छीनना चाहती हूँ। इतने में हम देखते हैं कि हेलिक्स अपना कंट्रोल खो देता है और मुजिंग को जमीन पर पटक देता है। अब ये देखकर आसपास के लोग जमा हो जाते हैं और मुजिंग ड्रामा करते हुए चिल्लाती है कि प्लीज मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। तो अब सभी लोग हेलिक्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन शाओमी वहां आकर उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद शाओमी उससे कहती है कि तुम उस नकली मुजिंग की ड्रामेबाजी में फंस गए और पब्लिक प्लेस में सोशल वायलेंस पर उतर आए। इससे अगर कल कुछ हुआ तो तुम्हें ही गलत समझा जाएगा और कोर्ट उसे ही सच मानेगा। अब हेलिक्स डिप्रेशन में कहता है कि हमें जल्द से जल्द असली मुजिंग को ढूंढना होगा, वरना ये मुसीबत बढ़ती जाएगी। तो शाओमी कहती है कि वो लोग मुजिंग के बदले पैसा नहीं चाहते, बल्कि वो तुम्हारा सब कुछ चाहते हैं। तो ऐसी हालत में कहीं उन्होंने मुजिंग को मार तो नहीं दिया। अब इन्हीं बातों में शाओमी नोटिस करती है कि कोई कार उनका पीछा कर रही है, इसलिए वो हेलिक्स से कहती है कि कोई तो है जो हम पर नजर रख रहा है, तो तुम एक बात याद रखना, आगे से ऐसी कोई भी हरकत मत करना, वरना ये लोग तुम्हें कोर्ट में पागल साबित कर देंगे। अब जब दूसरे दिन ये दोनों उस होटल से निकलते हैं तो वो जीप फिर से उनका पीछा करने लगती है, लेकिन शाओमी भी माहिर खिलाड़ी थी। वो इतनी आसानी से उनके हाथ नहीं आती, बल्कि उसको चकमा देकर दूसरे रास्ते से निकल जाती है। पर इतना ही नहीं, अपना दिमाग चलाते हुए वो उल्टा दूसरी गाड़ी से उस जीप का पीछा करने लगती है, जिसके बाद ये दोनों एक पुराने सबवे तक पहुंच जाते हैं। अब वहां पर इन्हें एक रूम मिलता है जिसमें कई सारे लोगों की आईडी कार्ड्स, पासपोर्ट्स और बाकी चीजें रखी होती हैं। इसलिए एक एक करके ये सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगते हैं, लेकिन तभी शाओमी की नजर सामने लगी एक फोटो पर पड़ती है, जो असल में हेलिक्स का फोटो था और उसमें वो गैम्बलिंग करते हुए दिखाई दे रहा था। पर इससे पहले कि वो उससे कुछ कह पाती, इतने में वो जीप वाला आदमी वापस वहां पर आ जाता है और वो नोटिस कर लेता है कि इस जगह पर कोई और भी मौजूद है। इस तरह वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उन दोनों को देखकर शूट करके जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह ये दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं और आखिर में एक लाइट हाउस पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर शाओमी उसके ऊपर चिल्लाती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे कुछ मत छुपाना, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे ये बात छुपाई कि तुम्हें गैम्बलिंग की आदत है। वो आगे कहती है कि मुझे शक है कि इसी चीज को लेकर तुम्हारी बीवी से झगड़ा होता होगा, क्योंकि तुम उसके पैसे को गैम्बलिंग में यूज करते होंगे, जिस वजह से वो तंग आ गई होगी और मुझे लगता है कि ये सब कुछ वही करवा रही है। लेकिन हेलिक्स कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, जिस पर शाओमी उसे मुजिंग की वापसी की टिकट का अपडेट दिखाती है, जिससे पता चलता है कि उसने अपनी टिकट कैंसिल कर दी है। और इतना ही नहीं, मुजिंग के बैंक अकाउंट से उसके लापता होने के बाद एक बड़ी रकम निकाली गई थी। यानी इसका मतलब साफ है कि मुजिंग जिंदा है और वही ये खेल खेल रही है। लेकिन इतना सब बताने पर भी हेलिक्स ये बात मानने को तैयार नहीं होता। इसके बाद हेलिक्स उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है कि मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। यहाँ ना मेरे पिता को और ना ही मेरी माँ को कोई फर्क पड़ता था कि उनका बेटा क्या कर रहा है। स्कूल के बाद कॉलेज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं शंघाई सिटी आ गया, जहाँ छोटे मोटे काम करने के बाद मुझे डाइविंग इंस्ट्रक्टर का काम मिला। फिर उससे मेरी जिंदगी थोड़ी तो संवर गई, लेकिन सैलरी गुजारे के लिए काफी नहीं थी। फिर इसी बीच एक दिन मुझे एक गैम्बलिंग ऐप दिखा, जिसके बाद क्यूरियोसिटी में मैंने लॉगिन किया और पहली कुछ बाजियां मैं जीत गया। इस तरह मेरा एडिक्शन बढ़ता गया और मुझे लगने लगा कि गैम्बलिंग में ही मेरा लक है। इसलिए फिर से मैं कसिनो जाने लगा और वहां भी जीतता रहा, जिससे मेरे पास पैसे आने लगे। लेकिन पैसे आए तो मेरे खर्चे भी बढ़ गए और तभी हर गेम में मेरी हार शुरू हुई। लेकिन तब तक मैं गैम्बलिंग का आदी हो चुका था, जिसमें मैंने अपनी सारी कमाई गवा दी और उल्टा बड़ा कर्ज भी ले लिया, जिसे भी मैंने गैम्बलिंग में ही गवा दिया। इसके बाद मैंने नींद की गोलियां खाकर खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन आखिरी वक्त में मेरे दोस्त केजिन ने मुझे बचा लिया।
अब हेलिक्स आगे कहता है कि ऐसे में एक दिन मेरी मुलाकात मुजिंग से हुई और शादी से पहले मैंने उसे अपने कर्जे के बारे में बताया, जिसके बाद उसने अपना कार्ड देकर मेरा कर्जा चुकाया और फिर मैंने उससे वादा किया कि फिर कभी मैं गैम्बलिंग नहीं करूंगा। और उसके बाद सच में मैं कभी गैम्बलिंग के लिए नहीं गया और जो फोटो तुमने देखा वो पुराने वक्त का था जब मैं गैम्बलिंग किया करता था। लेकिन फिर मैं गिल्टी फील करने लगा और उसके पिता के बिजनेस में उसका हाथ बटाने लगा। इसलिए अगर मुजिंग मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं कब का मर चुका होता। अब हेलिक्स का वीजा खत्म होने में सिर्फ एक दिन बचा था। तभी शाओमी बताती है कि जो आदमी हमें उस दिन मारना चाहता था वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और वो एक ऐसी कंपनी के लिए काम करता है जो लोगों से जालसाजी के जरिए पैसा और प्रॉपर्टी छीन लेती है। इसके बाद वो हेलिक्स से कहती है कि मुझे उस हैसल नाम के आदमी के बारे में पता चला है जो उस फोटो स्टूडियो से हार्ड डिस्क लेकर भाग गया और उसने उस हार्ड डिस्क के बदले पूरे 2 लाख रुपए की मांग रखी है। इस तरह अब वो दोनों शाम को पैसे लेकर हैसल के पास पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर हेलिक्स लैपटॉप पर हार्ड डिस्क को चेक कर रहा होता है और जब उसे स्क्रीन पर असली मुजिंग का फोटो दिखता है तो तभी पास में खड़ा उस स्विमिंग पूल क्लब का एक आदमी हेलिक्स से कहता है कि इस लड़की ने 2 हफ्ते पहले मुझसे डाइविंग सूट रेंट पर लिया था जो उसने आज तक वापस नहीं किया। तो हेलिक्स कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। फिर हेलिक्स इन सबूतों को लेकर इंस्पेक्टर जंग के पास जाने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उन पर हमला होता है जिसमें हैसल मारा जाता है। फिर हमलावरों से बचते हुए हेलिक्स और शाओमी सीधा जंगल की तरफ भागते हैं, लेकिन इसी आनन फानन में हेलिक्स अचानक वाटरफॉल से नीचे गिर जाता है। पर वो एक डाइवर था, इसलिए उसे नीचे गिरकर संभलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और वो फौरन खुद को संभालते हुए सीधा उस होटल की तरफ भागता है। फिर वहाँ वो अपना पासपोर्ट कलेक्ट करता है और भागने की तैयारी शुरू करता है, पर तभी वहाँ नकली मुजिंग आ जाती है। अब हेलिक्स उससे विनती करता है कि मैं तुम्हें जितना चाहो उतना पैसा दूंगा, बस मेरा पीछा छोड़ दो। तो नकली मुजिंग कहती है कि मुझे तुमसे पैसे नहीं कुछ और चाहिए और इस तरह वो अपने सिर पर बोतल मारकर खुद को जख्मी कर लेती है। पर फिर वो कहती है कि जल्द ही तुम पागल खाने जाने की तैयारी करो। ये सुनकर हेलिक्स उस पर झपट पड़ता है, लेकिन इतने में होटल का स्टाफ और सिक्योरिटी उसे मुजिंग से दूर हटाते हैं। इस बीच हेलिक्स वहीं बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो खुद को किसी ऑपरेशन थिएटर में पाता है। यहाँ उसके पास में डॉक्टर और नर्सें होती हैं जो उससे कहते हैं कि यहाँ तुम्हारे दिमाग का इलाज किया जाएगा। और तभी उस रूम में जंग आता है और उसके पीछे पीछे नकली मुजिंग और वो किलर भी आता है। यहाँ इन तीनों को साथ में देखकर हेलिक्स समझ जाता है कि ये सब आपस में मिले हुए हैं और उसे फंसाने का प्लान इंस्पेक्टर जंग का ही था। अब जंग डॉक्टर से कहता है कि वो जल्दी सर्जरी की तैयारी करे। इसके बाद हेलिक्स को इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाता है और साथ ही उसके सिर के बाल भी काट दिए जाते हैं। और तब हमें पता चलता है कि असल में वो एक मेंटल हॉस्पिटल में था। कुछ देर बाद हेलिक्स को होश आता है तो वो देखता है कि उसके रूम में एक नर्स आती है जो कोई और नहीं बल्कि शाओमी होती है। और अब हेलिक्स उससे कहता है कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे जल्दी यहाँ से निकालो। लेकिन शाओमी जवाब देती है कि यहाँ एक बड़ी गैंग है और सभी आपस में मिले हुए हैं, इसलिए वो तुम्हारी सर्जरी करके तुम्हें पागल कर देंगे और बाहर तुम्हारा अरेस्ट वारंट भी निकल चुका है। साथ ही हैसल के मर्डर में हम दोनों को फंसाया गया है, इसलिए अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हम खुद को बेगुनाह साबित कर सकें। इस पर हेलिक्स कहता है कि कोई तो तरीका होगा जिससे हम बच सकें। तो शाओमी कहती है कि अब हमें सिर्फ असली मुजिंग ही बचा सकती है, इसलिए अगर वो सामने आ जाए तो हम इन लोगों का झूठ कोर्ट में सामने ला सकते हैं। तो बताओ मुजिंग कहाँ है? शाओमी कहती है कि मुझे पता है तुम जानते हो कि असली मुजिंग कहाँ है। तो हेलिक्स कहता है कि आखिर मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है, मैं तो खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। तो शाओमी कहती है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो उस दिन तुमने स्विमिंग क्लब के उस आदमी से इतनी श्योरिटी के साथ क्यों कहा था कि मुजिंग उस सूट को किराए पर नहीं ले गई होगी? ये कहते हुए शाओमी उसे डाइविंग सूट किराए पर लेने की रिसिप्ट दिखाती है, जिससे हमें पता चलता है कि असल में उस रात मुजिंग ने 2 डाइविंग सूट किराए पर लिए थे, जिसमें से एक मुजिंग के लिए था। तो इसका मतलब है कि दूसरा हेलिक्स के लिए ही होगा। वो आगे कहती है कि उस रात मुजिंग बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तुमने उसे समुद्र के नीचे तारों से भरा आसमान दिखाने का वादा किया और उससे कहा कि तुम्हें एक क्लाइंट से मिलना है, इसलिए तुम मीटिंग खत्म होने के बाद उसे बीच पर मिलोगे। ये सुनकर हेलिक्स शाओमी से कहता है कि उस रात तो मैं देर तक बार में था। अब शाओमी जवाब देती है कि हाँ, बार में तो थे, लेकिन वोमिट का बहाना करके तुम टॉयलेट में गए और वहाँ की खिड़की से बाहर आकर तुम सीधा बीच पर गए जहाँ मुजिंग तुम्हारा वेट कर रही थी। इसके बाद तुम दोनों ने अपने अपने डाइविंग सूट पहने और फिर समुद्र में गोता लगाया, लेकिन समुद्र के अंदर तुम दोनों गए थे पर बाहर सिर्फ तुम अकेले निकले।
इसके बाद तुमने मुजिंग का मोबाइल जला दिया और विंडो के जरिए से टॉयलेट में आए। फिर वहाँ होने के सबूत छोड़ने के लिए तुमने जानबूझकर एक आदमी से हाथापाई भी की ताकि तुम्हारी गवाही को सच्चा माना जाए। मानना पड़ेगा तुम्हारा प्लान अच्छा था, लेकिन इस बीच तुमने एक गलती कर दी। वो डाइविंग सूट वापस नहीं लौटाया, और लौटाते भी कैसे, क्योंकि एक सूट तो मुजिंग के साथ समुद्र की गहराई में चला गया था। ये सुनकर अब हेलिक्स जोर जोर से हंसने लगता है और उसे कहता है कि ये कोई सबूत नहीं है, तुम बेवजह अपना दिमाग लगा रही हो। लेकिन तभी शाओमी उसे उसकी डाइविंग डिवाइस दिखाते हुए कहती है कि जब भी तुम डाइव करते हो तो इसके डाइविंग फंक्शन को ऑन करते हो। असल में शाओमी को उस डिवाइस से पता चलता है कि उस रात हेलिक्स 8:30 बजे डाइविंग के लिए गया था और समुद्र के 38 मीटर गहराई में 30 मिनट तक रहा। इस तरह अब वो उससे कहती है कि क्या कोई और सबूत चाहिए? अच्छा होगा कि अब तुम खुद मुझे सच्चाई बता दो। तो हेलिक्स उसे बताता है कि 1 साल पहले जब मैंने पूल में डाइविंग के दौरान मुजिंग को बचाया तो केजिन ने मुझे बताया कि उसके पिता की मौत के बाद मुजिंग करोड़ों की मालकिन बन गई। इसलिए मैंने उसका दिल जीतने का सोचा और उसे जताया कि हमारी पसंद एक जैसी है। वो बताता है कि वो एक्सीडेंट भी मेरी और केजिन की ही प्लान्ड चाल थी। अब ये सुनकर शाओमी कहती है, तो तुमने अपनी पत्नी का मर्डर किया, लेकिन इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, पर उसकी लाश ही हमें बचा सकती है, जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि ये लड़की नकली मुजिंग है। इसलिए इससे पहले कि देर हो जाए, बताओ मुजिंग की लाश कहाँ है, क्योंकि हम इसे एक एक्सीडेंट या खुद को मारने का केस भी ठहरा सकते हैं। वो तुम मुझ पर छोड़ देना। लेकिन इतना सब कहने के बाद भी हेलिक्स उसे कुछ बताने को तैयार नहीं होता। फिर शाओमी कहती है कि ठीक है, जल्दी ही तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन होगा और तुम जिंदगी भर इस पागल खाने में सड़ोगे। इस तरह अब डर के मारे हेलिक्स उसे बताता है कि मुजिंग की लाश पुराने लाइट हाउस के पास समुद्र के अंदर एक पिंजरे में पड़ी है। हेलिक्स कहता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। असल में गैम्बलिंग की वजह से मुझ पर 10 मिलियन का कर्जा हो गया था और मुजिंग अब मुझे पैसा देने को तैयार नहीं थी। साथ ही वो मुझसे डिवोर्स लेने की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि मेरी गैम्बलिंग की आदत नहीं छूटेगी। फिर डिवोर्स पेपर्स देखकर मेरे दिमाग में उसे मारने का ख्याल आया। इसलिए मैंने एनिवर्सरी का प्लान बनाया ताकि दूर जाकर उसका खात्मा कर सकूं। और उस रात वो मुझे डिवोर्स की खबर देने ही आई थी, लेकिन उससे पहले मैंने प्यार से उसे हमारे घूमने के प्लान के बारे में बताया और वादा किया कि मेरा कर्जा मैं खुद चुकाऊंगा। और इस तरह वो मेरी बातों में आ गई और उसने डिवोर्स की बात दबा दी। ये सुनकर शाओमी रोने लगती है और कहती है कि तुम जैसा जानवर और खुदगर्ज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हेलिक्स भी किसी तरह खुद को छुड़ाकर उस पागल खाने के कमरे से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो हम देखते हैं कि वो कोई पागल खाना नहीं, बल्कि वो एक प्रॉपर सेटअप था जो उसके लिए बनाया गया था। इसके बाद वो घबराकर दूसरे कमरे की तरफ भागता है, जहां उसे अपने सामने इंस्पेक्टर जंग, डॉक्टर, नकली मुजिंग, वो किलर, मरा हुआ हैसल और वॉलेट चोरी करने वाले लोग दिखते हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये सब लोग असल में मिले हुए हैं। और तभी उसके सामने शाओमी आती है, जिसे देखकर वो पल भर में समझ जाता है कि ये सब असल में उस शाओमी का ही किया हुआ है। फिर जैसे ही हेलिक्स को देखकर शाओमी अपने चेस्ट से उसकी स्किन हटाती है तो उसके अंदर हमें मुजिंग की दोस्त मनमई का टैटू दिखता है। मतलब शाओमी दरअसल मनमई थी और ये सब उसी के थिएटर के एक्टर थे। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां हमें पता चलता है कि लंदन में हाई स्कूल के वक्त बाकी लड़कियां मनमई को बुली करती थी, जिससे तंग आकर मनमई खुद को मारने के लिए गई, लेकिन मुजिंग ने उसे रोका और उससे दोस्ती की। फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। साथ ही जहां मनमई को थिएटर का अट्रैक्शन था, इसलिए उसने उसी से अपना करियर बनाया। वहीं मुजिंग को पेंटिंग का शौक था और मनमई के सीने पर लगे घाव को छुपाने के लिए मुजिंग ने उसके लिए टैटू डिजाइन किया था। इस तरह वो दोनों अपने अपने प्रोफेशन में व्यस्त होती गई, लेकिन दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई। फिर एक दिन मुजिंग ने चीन लौटने का फैसला किया और उसी वक्त मनमई को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। साथ ही मनमई को पहले से लगता था कि मुजिंग हेलिक्स से शादी में जल्दबाजी कर रही है और उस रात मुजिंग ने मनमई को मैसेज करके बताया कि वो हेलिक्स के साथ डिवोर्स लेने का इरादा बदल रही है। इसके बाद मनमई ने उसे कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन मुजिंग का फोन नहीं लगा, क्योंकि ठीक उसी वक्त हेलिक्स ने उसका फोन जला दिया था। फिर बार बार कॉल करने पर भी फोन स्विच ऑफ आने से मनमई को शक हुआ कि मुजिंग के साथ कुछ बुरा हुआ है। इसलिए वो तुरंत बारा लैंड आइलैंड पहुंची और वहां उसे पता चला कि मुजिंग लापता है, जिससे मनमई को यकीन हो गया कि इसमें हेलिक्स का ही हाथ है। इसलिए सच को उगलवाने के लिए उसने और उसकी नाटक मंडली ने ये नाटक रचा।
जिसमें कि सबका मेकओवर किया गया और सभी ने अपनी चालाकी से ऐसी सिचुएशन बनाई कि हेलिक्स फ्रस्ट्रेट हो जाए। और हुआ भी वही, उसने मुजिंग के मर्डर का कन्फेशन दे दिया। फिर हम देखते हैं कि जब हेलिक्स मनमय को मारने दौड़ता है तो पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद पुराने लाइट हाउस के नीचे समुद्र में एक केज के अंदर बेचारी मुजिंग की डेड बॉडी मिलती है, जहां मनमय को मुजिंग की बॉडी के साथ प्लास्टिक में रखी एक चीज मिलती है। इसके बाद मनमय जेल में जाकर हेलिक्स से मिलती है और पूछती है कि क्या तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं? तो हेलिक्स कहता है, मुझे पछतावा इस बात का है कि मैं तुम्हें मार नहीं पाया। अब मनमय कहती है कि तुम कितने हैवान हो कि तुम्हें पता भी नहीं कि उस वक्त तुम्हारी बीवी तुमसे क्या कहना चाहती थी। और ऐसा कहते हुए वो उसके सामने एक प्लास्टिक में रखी कुछ चीज देती है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि हेलिक्स मुजिंग को अपने साथ नीचे ले गया था, जहां वो दोनों केज के अंदर मौजूद थे। अब इस बीच धोखे से हेलिक्स ने उस पिंजरे को बंद कर दिया। पहले तो मुजिंग को लगा कि ये सब कोई मजाक है, लेकिन जल्द ही वो समझ गई कि ये हेलिक्स जानबूझकर कर रहा है। फिर अचानक जल्दी जल्दी मुजिंग ने अपने पास से एक प्लास्टिक की चीज निकाली जो वो उसे दिखाना चाहती थी, लेकिन हेलिक्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसके बाद दम घुटने से मुजिंग की मौत हो गई। और वो प्लास्टिक की चीज उसके हाथ में ऐसी की ऐसी ही बाद में मनमय को मिली। असल में ये मुजिंग की सोनोग्राफी का फोटो था, जिससे पता चलता है कि मुजिंग असल में प्रेग्नेंट थी और समुद्र के नीचे हेलिक्स को ये खुशखबरी देना चाहती थी। अब वो फोटो देखकर हेलिक्स रोने लगता है, क्योंकि उसके स्वार्थ ने न सिर्फ मुजिंग का बल्कि उसके पेट में पल रहे बच्चे का भी मर्डर कर दिया। अब आखिर में हेलिक्स को मौत की सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।